इजराइल की हमास के खिलाफ रात में भी गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी जारी। गाजा पर इजरायली वायुसेना ने किया हमला, हमले के बाद लगी भीषण। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया तेज, टैंक और रॉकेट से ढहाए आतंकियों के ठिकाने, गलियों में घूमते दिखे सैनिक। उत्तरी गाजा के बाद इजराइल ने गाजा के समुद्री तट पर किया कब्जा। आईडीएफ के सैनिकों ने इजराइल का झंडा फहराकर गाया राष्ट्रीय गान। इजराइल की गाजा पर जमीन, आसमान और समंदर से भीषण बमबारी। आईडीएफ के हमले में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम अबू माजिब। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पैड भी तबाह। इजरायली विमानों ने खान यूनिस पर किया हमला। पूर्वी खान यूनिस में बानी सुहेला कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी इजराइल पर यूएवी ड्रोन से अटैक। एलियट शहर पर यूएवी ड्रोन से हमला, इजरायली सेना जांच में जुटी। गाजा में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच जंग जारी है। गाजा पट्टी में सैकड़ों इजरायली टैंक और सैनिक तैनात। जेनिन कैंप के पास हमास से इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में 9 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा। वेस्ट बैंक के जेनिन में जंग जारी। जेनिन में एक गाड़ी में विस्फोटक के फटने के बाद का वीडियो आया सामने। जेनिन में इजरायली सेना का भीषण हमला जारी। इजरायली सेना के हमले में एक बिल्डिंग हुई तबाह। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 10,812 लोगों की मौत। इजरायली सेना का जेनिन कैंप के पास बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई में कई इमारतें तबाह। जेनिन में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन जारी। जेनिन में आंतरिक मंत्रालय के बाहर चौराहे को आईडीएफ ने किया ध्वस्त। गाजा में इजरायली सेना की जमीनी लड़ाई में एक और सैनिक की मौत हो गई। सेंट्रल गाजा में हमास के खिलाफ जंग में 32 साल के डोव मोशी की मौत। इजराइल के अश्तोद पर हमास ने दागे कई रॉकेट्स। हमले के बाद बज रहे हैं अलर्ट सायरन। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह को मिटाने की खाई कसम। लेबनान बॉर्डर पर मिसाइल और आईडीएफ के जवान तैनात। नेतन्याहू की चेतावनी, हमास के मददगारों का करेंगे खात्मा। इजराइल और लेबनान के बीच भी जंग जारी। हिजबुल्लाह की ओर से हमले के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रमीश शहर के बाहरी इलाके को आईडीएफ ने निशाना बनाया। इजरायली सेना ने लेबनान के बिरनेट और यफ्ताच में 2 एंटी टैंक दस्तों की पहचान कर हमला किया। हिजबुल्लाह ने माउंट डोव इलाके में आतंकियों ने मानव रहित आईडीएफ एयरक्राफ्ट पर फायरिंग की। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए मोर्टार। मेटुला में आईडीएफ के पोस्ट पर भी हिजबुल्लाह ने किया हमला। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया जवाबी हमला। इजरायल की सेना ने युद्ध विराम से इनकार किया। मानवीय सहायता के लिए थोड़ी देर के लिए संघर्ष विराम देने की बात कही। कहा, हमास से हमारी जंग है, गाजा के लोगों से नहीं। इजरायल हमास के खिलाफ जंग के बीच गाजा में हर दिन 4 घंटे सीज़फायर को तैयार। व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। कहा, मानवीय मदद के लिए 2 कॉरिडोर खोलेगा इजरायल। अमेरिका ने सीरिया पर फिर गिराए बम। सेना पर हमले के जवाब में F-15 लड़ाकू विमानों से की भारी बमबारी। हवाई हमले में ईरान से जुड़े हथियारों का जखीरा दबा। उज्बेकिस्तान में ईरान तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात। ईरान के राष्ट्रपति रईसी से बोले तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन, इजरायल हमास जंग में तुर्की गारंटर बनने को तैयार। उज्बेकिस्तान में 10 सदस्यीय आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक हुई है। बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर गाजा में हो रही मौतों की अनदेखी का लगाया आरोप। एर्दोगन ने कहा, तुर्की संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए प्रयासों को जारी रखेगा। फ्रांस के पेरिस में गाजा जंग को लेकर हुई बैठक में पश्चिमी अरब देशों, संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हुए शामिल। बैठक में बोले राष्ट्रपति मैक्रो, 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मिडिल ईस्ट में शांति जरूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गाजा में मदद बढ़ाने का किया ऐलान। मैक्रो ने गाजा को 100 मिलियन यूरो की मदद का ऐलान किया। तालिबान के लगातार हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला। अफगान तालिबान से तोड़े सभी संबंध। तालिबान को राजनयिक मान्यता भी वापस ली। महायुद्ध के बीच भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। कल भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की होगी अहम बैठक। भारत ने कतर में मौजूद 8 पूर्व नौसैनिकों की सजाए मौत के खिलाफ की अपील। भारत को काउंसलर एक्सेस भी मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा, मामले पर बनाए हुए हैं नजर। भूकंप प्रभावित नेपाल को भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप। 12 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, राजस्थान को लूटकर कांग्रेस ने भरी अपनी तिजोरी। लाल डायरी बनी गले के फांस।
कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। राजस्थान के उदयपुर में गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। पीएम ने कहा, कांग्रेस को आतंकियों से सहानुभूति है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने राजस्थान की विरासत को खतरे में डाला। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन की ताबड़तोड़ 3 तूफानी रैलियां। छतरपुर, सतना और नीमच में प्रधानमंत्री ने की सभा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के नीमच में गरजे प्रधानमंत्री। कहा, मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी का पूरा होना है और मध्य प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी है। ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है। ये आशीर्वाद एमपी के विकास को है। ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया, दूसरी तरफ भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह। रायगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी के समर्थन में किया मेगा रोड शो। भारी संख्या में उमड़े समर्थक। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, एक बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, किसी को भी जबरन धन परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने सालों से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। भाजपा सरकार बना दो, हम तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले 5500 रुपया प्रति मानक का दर और 4500 रुपये का बोनस लेने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने महादेव बेटिंग ऐप मामले को लेकर भी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर साधा निशाना। कहा, महादेव का नाम लेकर इन्होंने 5000 करोड़ का घोटाला किया है। इनके घोटालों की जांच का काम भी बीजेपी करेगी। सट्टे का घोटाला हुआ, सट्टाबाजी की ऐप को महादेव ऐप नाम रखकर 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम ये भूपेश कक्का ने करा है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाला मामले में रिपब्लिक भारत की स्टिंग का बड़ा असर। रायपुर में आईपीएस अभिषेक पल्लव से ईडी की पूछताछ। महादेव घोटाला मामले में सवाल जवाब। उत्तराखंड के देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों ने किया स्वागत। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में झोंकी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया प्रचार। इटारसी में बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस सत्ता में आई तो लाडली बहन योजना के पैसे बंद हो जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान बस से गिरे तेलंगाना के मंत्री केटीआर। तस्वीरें आई सामने। रोड शो के दौरान ड्राइवर के ब्रेक लगने से टूटी बस की। 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिनों में होगी 15 बैठकें। प्रहलाद जोशी ने सत्र में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई। संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल। एथिक्स कमेटी ने महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश को दी मंजूरी। बैठक के बाद एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा, आज रिपोर्ट के एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी होनी थी, आगे का फैसला लोकसभा स्पीकर करेंगे। कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग पाई गई है उस रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट
अपने प्रस्ताव के साथ, अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है। अब इस सब कार्रवाई जो भी होना है वो लोकसभा स्पीकर। बीजेपी सांसद और एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा, महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के प्रावधानों का किया उल्लंघन, परनीत कौर ने सत्य का साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद परनीत कौर का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के सांसद परनीत कौर जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया है। पंजाब हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है। नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन हंगामा। नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में बीजेपी विधायकों ने की नारेबाजी, तो दिल्ली में जेडीयू दफ्तर का किया घेराव। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर खोया आपा। जीतन राम मांझी के जाति जनगणना को लेकर सवाल पर भड़के नीतीश, कहा मेरी मूर्खता की वजह से जीतन बने सीएम। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर लगाया बदतमीजी से बात करने का आरोप, कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं, तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में।